नमस्कार। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से, लेकिन सबसे पहले बात मरवाही के महाभारत की दंगल की। तो मरवाही उपचुनाव के महासंग्राम में आज का दिन बेहद बेहद खास होने वाला है। दरअसल आज नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और उसके बाद ही यह तय होगा कि जोगी परिवार में से कौन चुनाव लड़ता है, क्या कोई नहीं भी लड़ पाता है। आपको बता दें कि जाति के मामले में अमित जोगी चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। अजीत जोगी की जाति के मामले में अमित जोगी की जाति के मामले में अंतिम निर्णय के बाद उनके पिता, माफ कीजिएगा, अजीत जोगी की जाति के मामले में अंतिम निर्णय के बाद अमित जोगी की मुश्किलें दरअसल थोड़ी बढ़ी हुई हैं। यही वजह है कि अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर भारत निर्वाचन आयोग तक का दरवाजा खटखटाया है। अमित जोगी की पार्टी से कुल 4 लोगों ने नामांकन दाखिल किया है और अमित जोगी के अलावा ऋचा जोगी हैं, 2 और नाम हैं। तो स्क्रूटनी के बाद यह तय होगा कि जोगी कांग्रेस से दरअसल उम्मीदवार होगा कौन। जानकारों की माने तो अमित जोगी का पर्चा खारिज हो सकता है। अगर पर्चा खारिज हुआ तो मरवाही चुनाव का पूरा समीकरण बदल जाएगा। सहयोगी अवधेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, बेहद दिलचस्प मोड़ पर है मरवाही की महाभारत, और जो चुनाव को जो राजनीति को बहुत करीब से देखते हैं वो ये जान रहे हैं कि ये स्क्रूटनी बेहद महत्वपूर्ण हो जाने वाली है। अवधेश, बिल्कुल, देखिए मरवाही के महारण का जो सारा दारोमदार है आज की स्क्रूटनी पे टिका हुआ है। आज की स्क्रूटनी के बाद ही तय होगा कि क्या अमित जोगी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे। और यही वजह है कि अमित जोगी, उनकी पत्नी सहित कुल 4 लोगों ने जेसीसी से पर्चा दाखिल किया है। अगर अमित जोगी का नामांकन रद्द होता है तो ऐसी स्थिति में जो 2 और नाम है, क्योंकि ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को फिलहाल निलंबित कर दिया गया है छानबीन समिति के द्वारा, तो उनका भी चुनाव लड़ना फिलहाल संभव दिखाई पड़ नहीं रहा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि अमित जोगी ने सुप्रीम कोर्ट से लेके भारत निर्वाचन आयोग तक सभी में दरखास्त की है, सभी से निवेदन किया है, लेकिन नियम कानून के परे निवेदनों का कहीं पे कुछ मान्य नहीं होता है। तो कुल मिलाकर ललित समझा जा सकता है कि आज सबसे अहम दिन है, न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि क्षेत्र की दृष्टि से भी, क्योंकि साल 2000 से लेके या यूं कहे राज्य गठन के बाद से लेके अब तक जितने भी मरवाही से विधायक हुए सभी जोगी ही हुए हैं, चाहे 2013 में अमित जोगी खुद रहे हो या फिर उसके बाद अन्य समय पे अजीत जोगी रहे हो। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जोगी परिवार का मरवाही से एक भावनात्मक रिश्ता है और यही वजह है कि अजीत जोगी हमेशा मरवाही को अपना घर मानते रहे हैं। उनके निधन के बाद सीट खाली हो गई, राजनीतिक स्वयमात के लिए दांव बिछाने शुरू हो गए, लेकिन अब सबसे अहम मोड़ पे ये पूरा चुनाव आ टिका है कि आज स्क्रूटनी के बाद ही तय होगा कि आखिरकार मरवाही की जनता से जोगी नाम चुनेगा या फिर जोगी मैदान में डटे रहेंगे। लेकिन कुल मिला के तैयारियां बराबर है। अमित जोगी ने भी 4 लोगों को उतारा है, लेकिन वही सत्ता पक्ष के द्वारा जिनसे भी बातचीत हुई इस मसले पे सबका यही कहना है कि जिसके पास वैलिड सर्टिफिकेट होगा वही चुनाव लड़ेगा। मतलब क्या अवधेश इसे ऐसे भी समझा जाए कि भले ही 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, पर आज की स्क्रूटनी में अगर जोगी परिवार का नाम हटता है, चाहे वो ऋचा हो या अमित जोगी हो, तो जोगी परिवार के राजनीतिक अस्तित्व पर ही सवाल उठने लगेंगे। निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर मरवाही से जोगी उपनाम हट जाता है तो जोगी परिवार का ही पूरा अस्तित्व जो है राजनीति से रेणु जोगी की सीट के अलावा फिलहाल मरवाही से तो समाप्त होता नजर आएगा, क्योंकि रेणु जोगी कोटा से विधायक है, अजीत जोगी की पत्नी है, लेकिन वो भी बामुश्किल से 16-17 हजार वोटों से जीती थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि न केवल मरवाही सीट बल्कि जोगी परिवार की भी राजनीति अहम मोड़ पे आके खड़ी हो चुकी है। जी, और एक और पेच ये भी है कि सरकार की राजनीतिक अत्य महत्वाकांक्षा जो है वो मरवाही को लेकर है, ये साफ नजर आता है। अवधेश, बिल्कुल, देखिए वो दिखाई ही पड़ रहा है कि 50 से अधिक विधायक, 8 से ज्यादा मंत्री, मुख्यमंत्री खुद कल नामांकन में मौजूद थे और पीसीसी चीफ जो मोहन मरकाम है वो 1 तारीख तक क्षेत्र में ही जमे हुए हैं। साथ ही साथ राजस्व मंत्री जिन्हें प्रभारी बनाया गया है वो लगातार क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। तो बताया जा सकता है कि सरकार अब इस चुनाव को चुनाव नहीं बल्कि अहम का चुनाव बना चुकी है। वैसे तो मरवाही में एक बात और हुई है, वहां कोरोना भी सुना है कि दम तोड़ चुका है नेताओं के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, वक्त कम है हमारे पास, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। और रायपुर से बड़ी खबर, ड्रग्स मामले में पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। गोवा, मुंबई के 3 बड़े पेडलर के नंबर मिले हैं। तीनों नंबर्स की पुलिस लगातार जांच भी कर रही है।
6 महीने का कॉल रिकॉर्ड निकाला गया है, चैट रिकॉर्ड निकाला गया है, उससे भी कुछ क्लू मिले हैं। छत्तीसगढ़ के ड्रग पैडलर से ये लगातार संपर्क में थे। सहयोगी राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, धीरे धीरे ड्रग्स का मामला राज्य से निकलकर अंतरराज्यीय होता जा रहा है। निश्चित रूप से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि छत्तीसगढ़ से बाहर मुंबई, गोवा जैसे राज्यों से भी इसके जो है लिंक जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई ऐसी जगह है जहां से भारी मात्रा में ड्रग्स का जो है अन्य राज्यों में जो है सप्लाई की जाती है, और गोवा भी ऐसी जगह है जहां पे बहुत ज्यादा ड्रग्स के इस्तेमाल लोग करते हैं। यही वजह है कि जो बड़े पैडलर्स हैं वो इन जगहों पर रहते हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो लोग भी ये पकड़े गए हैं 14 लोग, ये लोग ड्रग्स जो लेके आते थे वो उन्हीं राज्यों से, उन्हीं जगहों से लेकर आते थे। और पुलिस को इनके न केवल कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर बल्कि जो है व्हाट्सएप चैट खंगालने पर जो है बहुत सारे डाटा मिले हैं, जिसके आधार पर पुलिस ये पता लगा रही है। और 3 बड़े पैडलर के नाम जो है सामने आए हैं, जिनको ढूंढने का प्रयास पुलिस कर रही है। और यहाँ से निश्चित रूप से पुलिस यहाँ से कैंप भी करेगी मुंबई और गोवा जैसे राज्यों में, और वहां से इन आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा पुलिस कब तक इनकी गिरफ्तारी करती है। लेकिन जिस तरीके से कल ही हमने बताया था कि दूसरे राज्यों से भी कनेक्शन है, और वो बातें जो है सच साबित हो रही हैं। लगातार जो है इस मामले में खबरें दिखाई जा रही है और पुलिस भी जांच कर रही है। तो जाहिर है इस मामले में कुछ और खुलासे बहुत जल्द हो सकते हैं। लगातार कार्रवाइयों का राघवेंद्र, आपने ही ये खुलासा भी किया था कि कुछ कारोबारी, कुछ बच्चे, स्टूडेंट्स जो हैं और कुछ युवतियां, ये भी, इन पर भी कभी भी पुलिस का शिकंजा कस सकता है। इसके बाबत कोई अपडेट? निश्चित रूप से एक और युवती है जिसकी तलाश है, जो कि इन लोगों के सहयोगी के तौर पर जाने जाते हैं। उनके कई फोटो भी वायरल हुए हैं। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है। एक युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो कि न केवल ड्रग पैडलर के रूप में काम करती थी बल्कि लोगों को, खासकर युवाओं को नशे के लिए प्रेरित करती थी। और यही हाल दूसरी युवती का भी है। उसकी तलाश पुलिस कर रही है, क्योंकि मामला खुलने के बाद से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि फरार हो गए हैं, न केवल दूसरे राज्यों में चले गए हैं बल्कि कुछ जानकारी ये भी आई है कि कुछ लोग विदेश तक चले गए हैं। जाहिर तौर पर उनकी तलाश पुलिस कर रही है और बहुत जल्द उनके लिए नोटिस भी जारी किया जाएगा। अगर ऐसा है तो इसे चूक की तरह भी देखा जाएगा, पुलिस की चूक की तरह भी। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और गरियाबंद से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। राज्य में 2 कपड़ा दुकानों में आग लग गई। दुकान में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दमकलों और स्थानीय लोगों की मदद से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है, और आशंका ये जताई जा रही है कि 7 से 8 लाख का नुकसान यहाँ हो सकता है। शुरुआती जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी। देखते ही देखते, चूंकि कपड़ा दुकान में ये आग थी और एक बार आग लगने के बाद कपड़ा दुकान में लगी आग तेजी से फैलती गई। 2 कपड़ा दुकानों में आग लगी। राजिम, गरियाबंद के राजिम में ये कपड़ा दुकानें हैं और दुकानों में रखा सामान जलकर खाक हो गया। फायर फाइटर्स को, फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। स्थानीय लोगों ने भी मदद की और तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। सिवनी के छपारा थाना इलाके में वैनगंगा नदी पर बने पुराने पुल से 2 युवकों ने सुबह सुबह छलांग लगा दी। युवकों के नदी में छलांग लगाने का कारण नहीं पता चल पाया है। वहीं पानी में डूबते युवक का एक वीडियो सामने आया है। ये विचलित भी आपको कर सकता है, लेकिन ये आपको देखना चाहिए। लाइव वीडियो है ये, और वीडियो में 2 में से एक युवक पानी में डूबता दिखाई दे रहा है। फिर कुछ देर में ये डूब जाता है। पुल के ऊपर खड़े लोग युवक को बचाने के लिए आवाज लगाते भी सुनाई दे सकते हैं। दद्दू विश्वकर्मा और गणेश श्रीवास्तव, ये दोनों युवक हैं, छपारा के रहने वाले हैं। पानी में छलांग लगाने के बाद एक युवक को मौके पर मौजूद लोगों ने बचा लिया, लेकिन दूसरे की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस मौके पर पहुंची है। गोताखोरों की मदद से तलाश इसकी की जा रही है। गंगा जी में, यस मैम, मैम जल्दी से मैम। अरे भाई, अरे कोई आप डूब रहा दोनों मार तेज है। अबे 16 का। अरे भैया जल्दी लगा। अरे लगा रे, 16 लगा रहा हूं। तो युवकों ने पुल से छलांग लगाई है। वैनगंगा जो नदी है सिवनी की, इसका व्यवहार काफी क्रुद्ध माना जाता है। और जिस तरीके से अभी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हुई है, वो सारा पानी, ये प्रमुख नदियों में से एक है महाकौशल अंचल की वैनगंगा,
और अब इसमें जो है कि पानी का प्रवाह बहुत ज्यादा है, पानी ज्यादा है। इन स्थितियों में ये युवक क्यों कूदे हैं? 16 का 16। अरे भैया जल्दी लगा, अरे लगा रे, 16 लगा रहा हूँ। और उज्जैन जहरीली शराब मामले में बड़ा अपडेट आपको दे दें। सिकंदर, हेला और गब्बर ये गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सिकंदर और गब्बर का अवैध मकान तोड़ने की कार्रवाई भी की जा रही है। नगर निगम की टीम कुछ देर में ये कार्रवाई शुरू कर देगी। आनंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद, पूरा अपडेट विस्तार से। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से दोनों ही गब्बर और सिकंदर का नाम इसमें प्रमुख रूप से सामने आया है और ये दोनों ही इसके पूरे मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जिन्होंने 14 लोगों की जान ले ली है। और इसके बाद पुलिस ने अब कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस और प्रशासन की टीम फिलहाल अभी उज्जैन के फायर ब्रिगेड कंट्रोल रूम पर यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। इसके कुछ ही देर बाद इनके जो जीवानीगंज और एक अन्य क्षेत्र में जो मकान है, इन दोनों के मकान पर जाएगी टीम और उसके बाद दोनों के मकान का जो अवैध निर्माण है उसको गिराने की कार्रवाई शुरू करेगी। जो है प्रशासन की टीम यही बताना चाह रही है कि अगर जिस तरह से इन्होंने माफिया रूप से इसने यहाँ पर शराब बेची और उसके बाद जिस तरह से इन्होंने धन कमाया है, उसको लेकर जो एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था, उसको लेकर आज जो है टीम वहां पर पहुंचेगी और उसके बाद इनका जो साम्राज्य है वो ध्वस्त करेगी। जी, ये दोनों जो नाम गब्बर और सिकंदर के नाम आ रहे हैं, क्या इनमें से कोई निगम से भी जुड़ा हुआ था? इस तरीके की भी जानकारी बीच में कभी आई थी आनंद? बिल्कुल, देखिए दोनों ही जो है नगर निगम के कर्मी हैं, दोनों ही नगर निगम में काम करते हैं और ये सफाई कर्मी के रूप में इनका यहाँ पर पदस्थापना हुई थी। और ये दोनों लंबे समय से यहाँ पर काम कर रहे थे और उज्जैन का जो छतरी चौक इलाका है यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाए हुए थे। इसके साथ ही कल कुछ लोगों ने जो है एसआईटी की टीम को ये भी बताया कि ये लोग अवैध रूप से यहाँ पर जो है ठेला चलाने वालों से भी मनमानी जो है रुपया वसूलते थे। इसके अलावा इन्होंने यहाँ पर जो है जो छतरी चौक का इलाका है वहीं पर इन्होंने अवैध शराब बनाने का भी काम शुरू कर दिया था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना हो रही है। आपको बताते हैं कौन है मां शैलपुत्री, कैसे आप इनकी पूजा करें कि आपको शक्ति का वरदान प्राप्त हो। प्रथम पूज्यते गणेश जी की पूजा के साथ कलश स्थापना होते ही शारदीय नवरात्रि के पहले दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मंदिरों में माता रानी के जय घोष के साथ श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए उमड़ पड़े हैं। नवरात्रि के पहले दिन शारदीय नवरात्रि में प्रथम दिन मां शैलपुत्री की आराधना हो रही है। हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री हुआ। प्रथम मां शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। मां के दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। सती के नाम से मां शैलपुत्री ही प्रथम दुर्गा हैं। कलश स्थापना के बाद प्रथम दुर्गा मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मां के इस स्वरूप को सौभाग्य और शांति का प्रतीक माना जाता है। मां की आराधना से मन हमेशा शांत रहता है और घर धन धान्य से भरा रहता है। मां शैलपुत्री हमेशा शक्तिमान होने का वरदान देती हैं। अब जान लीजिए कि मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें। कलश स्थापना के बाद चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह, षोडश मातृका यानी 16 देवी, 7 सिंदूर की बिंदी रखें। इसके बाद मां के सामने हाथ जोड़कर व्रत और पूजन का संकल्प लें और मां को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करें। और मां नवरात्रि के पहले दिन की पूजा से शक्तिदायिनी मां से आशीर्वाद लेकर घर में खुशियां लाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी को, देशवासियों को नवरात्र की बधाई दी है। ट्विटर के जरिए ट्वीट उन्होंने किया है, नवरात्र के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। जगत जननी मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करें। जय माता दी। तो आज पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जा रही है। देवी मंदिरों में विशेष पूजा हो रही है। मंदिरों में प्रज्वलित मनोकामना ज्योति कलश आज प्रज्वलित किए जाएंगे।
हालांकि कोरोना संक्रमण की वजह से आम लोगों को कई जगहों पर मंदिरों में प्रवेश की अनुमति नहीं है। और धमतरी की अगर बात करें, धमतरी की तस्वीरें आपको दिखाएं। देवी मंदिरों में नवरात्र का उत्सव शुरू हो चुका है। सभी मंदिरों में दीप प्रज्वलन की तैयारी हो गई है। भक्त ज्योति कलश के दर्शन नहीं कर सकेंगे, तो आस्था तो पूरी रहेगी, लेकिन संयमित रहना होगा। जगदलपुर की बात करें, राजमहल परिसर में विराजी मां दंतेश्वरी माता को किन्नरों ने श्रृंगार की सामग्री अर्पित की है। किन्नर समुदाय ने गाजे बाजे के साथ श्रृंगार यात्रा निकाली, मंदिर ये यात्रा पहुंची। ये कई सालों की परंपरा है। नवरात्र से एक दिन पहले मध्य रात्रि में किन्नर समुदाय प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं, फिर मां के दर पर पहुंचते हैं। अरे मैं जाऊँ। कोरोना संकट काल के बीच नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। काफी कुछ रियायतें लोगों को मिल भी चुकी हैं और संयमित भी लोगों को रहना है, ये अपील भी उनसे की जा रही है। इन सब के बीच सीधा आपको रायपुर लिए चलेंगे। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ममता, तमाम रियायतें मिल चुकी हैं, अनलॉक हो चुका है, बावजूद इसके कोरोना संकट बरकरार है और आज से श्रद्धा भक्ति का पर्व नवरात्र, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है। क्या नजर आता है मंदिरों में, ममता? देखिए क्या नजर आता है, मैं बिल्कुल अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि आपको दिखाएं कि हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया है और यही वजह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसलिए मंदिरों के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। दूर से भक्त दर्शन कर सकते हैं। राजधानी रायपुर के आकाशवाणी चौक स्थित काली माता मंदिर में हम इस वक्त मौजूद हैं और सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो भक्त हैं जो मंदिर नहीं पहुंचे हैं वो लोग जो है माता के दर्शन यहाँ से ही करें। न्यूज 18 के जरिए जो है आप देख सकते हैं कि आकाशवाणी चौक में स्थित महाकाली का मंदिर है और काफी प्राचीन ये मंदिर है। नवरात्रि में अमूमन यहाँ पर उत्सव जैसा माहौल रहता है, सुबह से लेकर देर रात तक भीड़ रहती है, लेकिन कोरोना के संकट के समय में भक्तों को जो है वो आप देख सकते हैं कि दूर से ही वो दर्शन कर सकते हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार कहा जा रहा है, मगर फिर भी ये थोड़ी सी लापरवाही यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये जरूर है कि सैनिटाइज करने के लिए मशीन वहाँ पर लगाई गई है और इसके साथ ही ज्योति कलश जो लोग जलाते हैं उनके लिए एक LED यहाँ पे लगाया जाएगा, ताकि लोग ये मानते हैं कि कलश के वो दर्शन करें, तो कलश के लिए वो LED यहाँ पे लगाई जाएगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि बाहर एक टब रख दिया गया है जहाँ पे लोग अपने फूल वगैरह जो पूजा सामग्री है वो यहाँ पर रख सकते हैं। तो जाहिर तौर पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। हालांकि भीड़ जिस तरह से बढ़ रही है और लोग थोड़ी सी बेपरवाही दिखा रहे हैं, मंदिर प्रबंधन ने तो अपनी तरफ से तमाम तरह की जो है वो एक तरह से कहें कि हिदायतें दे के रखी हुई है, लेकिन उसके बाद भी उन हिदायतों को जो है उस तरीके से लोग पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि आस्था अपनी जगह है, लेकिन हमें एक वैज्ञानिक सोच भी रखनी है और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। मास्क जरूर लोगों ने लगाया हुआ है, मगर आप देख सकते हैं कि प्रणाम करते हुए कई लोगों ने मास्क भी नीचे कर दिए हैं और सट्टे से लोग खड़े हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये थोड़ा सा अगर हम बात करें तो ये तस्वीरें थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति वो करती है और यही वजह है कि जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं तो जाहिर तौर पर प्रशासन भी फिर कड़ाई करने पर मजबूर हो जाता है। फिर मंदिरों में प्रवेश, जिस तरीके से मंदिरों के दरवाजे भी नहीं खुले थे, फिर लोग शिकायतें करते हैं, लेकिन जब छूट दी जाती है तो इस तरह से बेपरवाह हो जाते हैं। ये भी एक वो है। लेकिन खैर 7 दिन नवरात्रि का पहला दिन है और माता का जो श्रृंगार है वो काफी अद्भुत श्रृंगार आप देख सकते हैं। और ये जो मंदिर है इसकी काफी कहें तो अपनी कहानियां हैं, अपनी किंवदंतियां हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि नागा साधुओं ने इस मंदिर की स्थापना की थी और आजादी के समय भी खास तौर पे अगर हम बात करें तो इस मंदिर के बाहर प्रांगण में बैठकर आजादी की जो लड़ाई है उसको लेकर भी एक तरह से कहें कि प्लानिंग जो रणनीति है वो भी यहाँ पर बनती थी, इस तरह का दावा किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि महाकाली का ये मंदिर है और दक्षिणेश्वर जो कोलकाता में जो दक्षिणेश्वर महाकाली है उनके स्वरूप में ही इस जो मंदिर है इसकी स्थापना जो है वो की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ममता आपका इस तमाम जानकारी के लिए, इन तस्वीरों के लिए जो आपने हमारे दर्शकों को दिखाई हैं। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई थी। कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। देवास के माता चामुंडा और मां तुलजा भवानी के दरबार में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है और कोरोना के बीच भी भक्तों का मंदिर पहुंचना लगातार जारी है। दूर दूर से भक्त माता के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं।
और नवरात्र के पहले दिन रतलाम के कालका मंदिर में भी भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में घट स्थापना के साथ ही माता की आरती की गई। मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। यहां मां कालिका का विशेष श्रृंगार किया गया। इसके अलावा तमाम तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और उज्जैन के हरसिद्धि शक्तिपीठ में नवरात्र के पहले दिन भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दूर दूर से भक्त यहां पर आते हैं और कोरोना के नियमों का यहां कड़ाई से पालन भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल मां हरसिद्धि के मंदिर में रखा जा रहा है।